जम्मू कश्मीर में कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के नतीजे में मौसम सर्द हो गया है, लेकिन इसके बरक्स चुनावी पारा बिल्कुल ऊपर चढ़ता जा रहा है और जो सियासी हलचल है वो बिल्कुल गर्म हो गया है, वो बहुत तेज हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तो हम लोग चर्चा सिर्फ बात को लेकर कर रहे थे कि राज्यसभा के लिए जो चुनाव होने हैं उनमें कौन सी पार्टी कितने उम्मीदवार उतारेगी और किन किन को उम्मीदवार के चेहरे के तौर पर सामने रखेगी। लेकिन उसमें अब एक और चर्चा जुड़ गई है, वो चर्चा है जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए ज़िमनी इंतखाब की। जी आपको बता दें कि बडगाम और नगरोटा ये दो ऐसी असेंबली सीटें हैं जिनमें ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, यानी बाई इलेक्शन होने हैं और आज उसके लिए तारीखों का ऐलान भी हो गया है। अब जाहिर सी बात है कि एक तो राज्यसभा को लेकर के चुनावी हलचल, चुनावी सरगर्मियां कि किसको चेहरा बनाया जाए, कितने चेहरे उतारे जाएं, किन किन पार्टियों का सपोर्ट मिल सकता है, कौन सा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसका समर्थन हासिल हो सकता है। इसी बीच अब ये दो और बड़ी जंग यानी कि नगरोटा और सबसे बड़ी बात यह है कि बडगाम, इसके लिए ज़िमनी इंतखाब की तारीखों का ऐलान आपको मालूम हो चुका होगा कि ये दोनों सीटें जो है 11 तारीख को इस पर वोटिंग होगी और नतीजे 14 तारीख को सामने आएंगे। लेकिन क्यों ये सबसे अहम है ये बताना बहुत जरूरी है, इसलिए कि बडगाम एक ऐसी सीट है जहां पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपनी जीत के बाद उस सीट को छोड़ दिया। चूंकि वो दो सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था असेंबली इलेक्शन में, एक सीट उन्होंने अपने पास रखी गांदरबल और इसे उन्होंने छोड़ दिया। तो इसलिए ये उनकी नाक का सवाल है, यानी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नाक का सवाल है कि वो इस सीट को हर हाल में जीते ही जीते। वहीं दूसरी तरफ एक और सीट जो नगरोटा है उस पर देवेंद्र राणा की जो मौत हो जाने के बाद वो सीट खाली पड़ी थी, उसकी नुमाइंदगी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वहां भी ज़िमनी इंतखाब होना है। तो वो सीट भी चूंकि बीजेपी ने जीत रखी थी, तो ये भी बीजेपी के लिए एक नाक का सवाल है कि वो सीट तो उसे जीतना ही जीतना है। क्या नतीजे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे असेंबली इलेक्शन में हुए थे या फिर इसमें कुछ फेरबदल की गुंजाइश है, अगर है तो किन बुनियादों पर है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका मेजबान विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। तो एक तरफ राज्यसभा की 4 सीटें और ज़िमनी इंतखाब यानी बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव की 2 सीटें, नगरोटा और बडगाम। बिल्कुल मैदान कहते हैं ना कि सज चुका है और उसमें बस दावेदारी करनी है और कौन जीतेगा और कौन किसे शिकस्त देगा, यहां तक बात आनी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक ऐसे वक्त में जब एक चुनी हुई सरकार का वजूद सामने है, क्या उस सरकार को उसके कामों के एहतसाब की बुनियाद पर ये जो चुनाव होने जा रहे हैं उसका तयन होगा। हम ज्यादा वक्त नहीं गवाएंगे, सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रजनी सेठी, स्पोक्सपर्सन बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और इमरान काजी, स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा हमारे साथ है आज इस चर्चा में अहमद एजाज, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और जो हमारे चौथे मेहमान हैं वो है रविंद्र शर्मा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर कांग्रेस। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH के इस खास शो में जिसका नाम है JKLH प्राइम डिबेट। शुरुआत आपसे ही करते हैं रविंद्र शर्मा जी, कितनी बड़ी चुनौती या कितना बड़ा अवसर, मौका, कैसे देखते हैं आप इसे? राज्यसभा का भी चुनाव सामने है और अब तो ज़िमनी इंतखाब की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। देखिए, बात यह है कि देर आए दुरुस्त आए, ये चुनाव तो करीब 1 साल के डिले के बाद हो रहा है। होना तो यह चाहिए था कि 8 अक्टूबर को असेंबली बन गई थी जी, और उसके फौरी बाद राज्यसभा के चुनाव जो है वो ड्यू थे, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज उसमें MLA वोट डालते हैं तो वो अवेलेबल था। लेकिन क्या वजह है, इलेक्शन कमीशन ने 1 साल ये चुनाव नहीं करवाया और आम अनरिप्रेजेंटेड रहे राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लोग जी। दूसरी जो है वो, एक तो फौरी उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने एक सीट छोड़ी थी और दूसरी पे देहांत हो गया था देवेंद्र सिंह राणा जी का दिसंबर में, तो उसमें भी मैं समझता हूं कि 10 महीने का कम से कम डिले है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब चुनाव मैदान में है और आपको पता है कि हम कोलिशन में लड़े थे जी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस,
और कुछ और भी। तो उसमें कामयाबी मिली कि कोलिशन को मेजॉरिटी मिली और हमने सरकार बनाई जी। और इसी तरह से राज्यसभा में भी जी हमारी तो कोलिशन है और 4 सीटों पे समीकरण ये हैं कि इस वक्त चलिए उस पे बाद में बात करेंगे। रविंदर जी थोड़ा पहले फर्स्ट रिएक्शन, पहले फर्स्ट जो एक पॉइंट है वो ले रहे हैं कि ये चुनाव जो है ये सामने एक चुनौती के तौर पर है या एक अवसर है। फिर हम बात अभी और आगे करेंगे आगे की क्या रणनीति होगी, क्या मुद्दे होंगे। मैं आपके पास आता हूँ जी, आता हूँ। एक मिनट रविंदर जी, थोड़ा सा सब्र रखिए। मैं सबके पास बारी बारी से पहले फर्स्ट रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। रजनी सेठी साहिबा, ये चुनाव राज्यसभा का चुनाव और फिर ये उपचुनाव यानी ज़िम्नी इंतखाब क्या है बीजेपी के लिए? ये एक अवसर है, चुनौती है? विशाल जी, मुझे लगता है कि हर चुनाव हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। कुछ दिन पहले राज्यसभा के चुनाव की घोषणा होने के बाद हम लोग उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं जी। और आज जो डिक्लेरेशन हुई है उपचुनाव को लेकर तो सराहनीय कदम है। कांग्रेस ने आज धन्यवाद भी किया है, जो आज तक कह रही थी कि शायद भाजपा नहीं करवा रही चुनाव, मगर जो इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग होना है वो हम सब जानते हैं। उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं रहता, इलेक्शन कमीशन अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। तो भाजपा लगातार 24/7 काम करने वाली पार्टी है। 365 डेज हम लोग काम करते हैं जी। कोई भी चुनाव हो हम उसको सीरियसली लेते हैं, चाहे पंचायती हो, बीडीसी हो, कॉर्पोरेशन हो, किसी भी लेवल का चुनाव हो हम उसको बड़े सीरियसली काम करते हैं। मुझे लगता है कि राज्यसभा के चुनाव 24 को होने के बाद जो उपचुनाव होने जा रहे हैं तो उसके बाद ही उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। पार्टी लेवल पर कैसे काम होगा वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत कंसाइज। मैं ऐसे ही फर्स्ट रिएक्शन सबसे लेना चाहता हूं। इमरान काजी, स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबसे बड़ी पार्टी पिछले असेंबली इंतखाब की। इमरान काजी, बहुत हमले हुए हैं अभी से लेकर के अब तो और अभी हमले होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निकम्मी सरकार है और इसने कुछ नहीं किया, लोगों की उम्मीदों पर ये पानी फेर दिया, बहुत कुछ है। इन सब के बीच जो विपक्ष यानी अपोजिशन नैरेटिव बना रहा था, ये चुनाव सामने आकर दरवाजे पे बिल्कुल खड़ा हो गया है। एक राज्यसभा का, वो तो खैर नंबर गेम है, लेकिन ज़िम्नी इंतखाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए क्या है ये मौका? देखिए विशाल साहब, सबसे पहले तो जो इन 2 असेंबली सेगमेंट्स में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी से लोग महरूम रहे जी। आज अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको देर आए दुरुस्त आए इसको अनाउंस कर दिया। बाकी रही जहां तक, देखिए हर इलेक्शन एक चैलेंज होता है किसी भी पार्टी के लिए जी। बट जब भी कोई मौजूदा सरकार में कोई बाई इलेक्शन आता है उसके लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है उस चीज को करने के लिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट में होते हैं, गवर्नमेंट के दौरान उनका कोई बाई इलेक्शन आ जाए तो उसके लिए अल्टीमेटली किंग जो है लोग ही हैं। वो मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा, ये सिर्फ बाई इलेक्शन ही नहीं बल्कि वो एक ऐसी सीट है जिस पर खुद जो अभी वजीर आला है वो जीत चुके थे, तो क्या ये नाक की लड़ाई नहीं है? डेफिनेटली वो तो है ही है। देखिए चाहे वहां से उमर साहब जीते हो या और कोई जीता हो, सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट में है जी। गवर्नमेंट में होते हुए बाई इलेक्शन आ रहे हैं और अभी हमें सिर्फ 1 साल हुआ है। यहां से भी बहुत कुछ जज हो जाएगा कि लोग किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को गवर्नमेंट को ले रहे हैं। और हमें उम्मीद है जो काम हमने अभी तक किए हैं लोग उसको सराहेंगे। और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब को पिछली बार उन्होंने बडगाम की सीट से और जिताया था, इंशाल्लाह आगे भी जो भी कैंडिडेट पार्टी डिसाइड करेगी उसको भी उसी तरीके से उसी दमखम से लोग जिताएंगे। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे फेज में। रविंदर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये तो हमारे जम्मू कश्मीर के जो जितने भी दर्शक हैं, जो नाजिर हैं, उनको पता है, नाजरीन को, कि 4 सीटें हैं राज्यसभा के लिए और उन 4 सीटों पर जो दावेदारी अलग अलग पार्टियां करेंगी उसका बड़ा सीधा सा हिसाब है। उसमें होता यह है कि जो इसका हिसाब है उसके मुताबिक एक सीट पर कम से कम 18 यानी 18 जो एमएलएज हैं उनका सपोर्ट एक सीट पर मिलनी चाहिए। उससे क्या होगा कि फिर चारों सीटों पर कौन कितनी बाजी मार सकता है। ऐसे में जहां तक आप जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि एनसी जो है उसके पास सबसे ज़्यादा एमएलएज हैं, जबकि बीजेपी के पास 28 एमएलए हैं और बाकी जो पार्टियां हैं उनके पास 2, 3, 1 या फिर इंडिपेंडेंट्स हैं। ऐसे में मैं सीधे रुख करता हूं रविंदर शर्मा जी आपका, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि इस पर जरा सा आप हमें यह बताएं कि राज्यसभा की सीटों पर कितनी सीटों पर, चूंकि आप जाहिर है कि अब कोalition की यहां बात होगी, आप कांग्रेस अकेले तो दावा करेंगे नहीं, क्या आप देख रहे हैं एज ए कोalition 4 में से कितनी सीटें? देखिए, मैं तो जितनी जानकारी रखता हूं मैं आपको ये बताऊं कि क्योंकि नोटिफिकेशन 3 हैं, इसलिए
शायद मैं आपकी बात से सहमत नहीं कह ठहरना चाहिए जी। एक नोटिफिकेशन के मुताबिक एक मेंबर को राज्यसभा को चुनना है, ठीक है, और उसमें सिंगल नोटिफिकेशन में कोई चांस नहीं बीजेपी का। बीजेपी के पास 28 वोट हैं और 60 वोट्स जो हैं वो नॉन बीजेपी के पास है। उसमें कुछ हमारे कोलिशन पार्टनर हैं और जो नहीं भी हैं, जो थोड़े आज़ाद भी हैं, अलग भी हैं, लेकिन वो इस बात पे जो है वो पक्के हैं कि वो बीजेपी को जिताने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। इसलिए दो जो सिंगल सीट है उन पे तो कोई चांस नहीं, बीजेपी 28 से बढ़कर कोई सीट वोट नहीं ले सकती। और दूसरी तरफ हमारी कोलिशन के पास अभी भी 53-54 तो आंकड़ा है जी। पीडीपी भी इंडिया अलायंस का गठबंधन का एक हिस्सा है, उन्होंने मीटिंग अटेंड की है। और दूसरे भी जो विधायक, उसके बाद सीपीएम भी हमारे साथ है, तो वो मुझे लगता नहीं कि उन सीट पे तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन दूसरी दो सीटों का जो है ये इसमें एक फार्मूला है कोटा निकालने का कि 88 सीट के साथ 1 मल्टीप्लाइड 100 और डिवाइडेड वो जितनी सीट से 2+1, उसके मुताबिक मैं समझता हूं कि उसमें भी 30 के करीब एमएलए चाहिए। दूसरी 30 जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें 2 मेंबर बनने हैं। इसलिए बीजेपी के पास आंकड़ा है 28। अगर तो सारी ओपोजिशन नॉन बीजेपी जिनका स्टेट असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर बीजेपी के खिलाफ रहा है, ठीक है, अगर ब्रॉडर काज में देखेंगे तो मुझे लगता है कि चारों सीटें कांग्रेस, एनसी कोलिशन और नॉन बीजेपी कोलिशन जो लोग और भी जुड़ सकते हैं, चौथी सीट भी बीजेपी जो है वो जीतने की संभावना नहीं है। चलिए रणजीत सेठी साहब, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं। रविंद्र शर्मा जी तो बिल्कुल बीजेपी को कह रहे हैं कि एक भी संभावना शायद नहीं है कि बीजेपी सीट जीत पाए अगर इनका कोalition और इनके सारे जितने भी साथी हैं जिन पर इनको भरोसा है वो अगर एकजुट रहे। बीजेपी कैसे देख रही है, क्या गणित बैठ सकता है थोड़ा शॉर्ट में? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल सही बात अपने लेवल पर कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि कांग्रेस की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा। अभी तक तो एनसी ने वही क्लियर नहीं किया। कोalition पार्टनर होने के बावजूद भी इनको सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पहले सवाल इन पर खड़ा होता है। बीजेपी क्या करेगी? उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, कैसे वो चुनाव लड़ेगी, कैसे वो अपने कैंडिडेट को जिताएगी, वो सब स्ट्रेटेजी हाई लेवल पर बन रही है। मगर कांग्रेस कोalition में है, एनसी उनके लिए क्या कर रही है? क्या एनसी उनको राज्यसभा की सीट दे रही है? क्योंकि ये लोग तो चलिए ये सवाल मैं उनसे पूछ लूंगा। अभी आपसे जो मैंने सवाल पूछा वो बताइए, आपका चेहरा फाइनल हो गया? आपके यहाँ चेहरा फाइनल हो गया? विशाल जी, हमारे यहाँ परिवार से चेहरा नहीं निकलता। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। कार्यकर्ताओं में जो संगठन से जुड़ा कार्यकर्ता होता है, जो लगातार इतने सालों से काम करता है, उन्हीं में से कोई कार्यकर्ता सामने आएगा। क्योंकि बीजेपी एक अलग पार्टी है जो बाकी पार्टी से डिफरेंट है। ये पार्टी विद डिफरेंस है। हमारा कार्यकर्ता जो भी सामने होगा वो लोगों से जुड़ा हुआ होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होगा। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या हिकमत अमली है? चूंकि मुझे इसके बाद ज़िमनी इंतखाब वाले पर भी चर्चा करना है, तो इसलिए, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा, अगर आप लोग इजाजत दें, अहमद एजाज साहब के पास तो नहीं जा पाया हूं। अहमद एजाज साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अहमद एजाज साहब, आप कैसे देखते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक ऐसे मोड़ पर जहां पर जो चुनी हुई सरकार है उसके जो मतलब लीडर है वो ये कहते हैं कि जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम खुलकर जो चाहते हैं वो काम नहीं कर पा रहे, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की बार बार बातें आ रही हैं। उसी बीच साल भर लगभग सरकार को हो गया है जिसने जो चुनी हुई सरकार है, और जो अपोजिशन पार्टियां हैं खासतौर से बीजेपी और दूसरी पार्टियां पीडीपी वगैरह, वो लगातार हमले कर रही हैं कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार जो है वो बिल्कुल नाकाम रही है, लोगों की उम्मीदों पर वो खरी नहीं उतरी है। इसी बीच ये चुनावी ये जो लिटमस टेस्ट सामने आ गया है, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? राज्यसभा का थोड़ा सा अलग मामला है, वो नंबर गेम है, लेकिन ये तो दो जो आवाम के बीच में जाने की बात है, बडगाम और नगरोटा वाले मामले पर, हाउ डू यू सी दिस ऑल? जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शन के बाद लोगों ने काफ़ी एक्सपेक्टेशंस जुड़े थे इलेक्शंस के साथ, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वादे भी किए गए जो हुकूमत अभी चला रही है। उसका मुझे लगता है क्योंकि इलेक्शन से आज तक जो मामला देखने में आए, उसका आने वाले इलेक्शन पर, जो अभी राज्यसभा के इलेक्शन है या कहीं 2 असेंबली सीट्स के इलेक्शन होने वाले हैं, उस पर काफी जबरदस्त असर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जहां तक राज्यसभा का इलेक्शन का ताल्लुक है,
वो तो यही होगा कि शायद जम्मू कश्मीर को लेकर इसका कोई खास अहमियत नहीं रहेगी जम्मू कश्मीर के मामला को लेकर, क्योंकि हमने देखा लोकसभा के MPs भी है जम्मू कश्मीर से, खासतौर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स या कश्मीर प्रोविंस से, तो उनका क्या रहा है अभी तक, तो फिर राज्यसभा के मेंबर का क्या रहेगा। मुझे लगता है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होगी, एक खानापुरी होगी और कुछ लोगों को एकोमोडेट करने की बात होगी। तो जहां तक इसका फिर रद्द अमल या रिजल्ट का क्या ताल्लुक रहेगा, क्या नतीजा रहेगा, मेरा मानना है कि अभी जो सूरत हाल है, इसके बावजूद कि परफॉर्मेंस, डिलीवरी, सारे मामला की हुकूमत को लेकर वो एक तरफ रख के मुझे लगता है कि नॉन बीजेपी जो पार्टीज है वो इकट्ठा आएंगे बीजेपी के खिलाफ, और चूंकि एक मेंबर के लिए कहीं 18-19 के मेंबर की जरूरत पड़ेगी, तो शायद उसमें बीजेपी एक क्लियर सीट ले सकती है और 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस ले सकती है, और चौथा जो है वो मुझे लगता है कि नॉन बीजेपी आ जाएगी अलायंस में, क्योंकि इस पर इंडिया ब्लॉक का भी इफेक्ट रहेगा और कांग्रेस के पास 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज साहब, आप हमारे साथ बने रहें। इमरान काजी, क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्ट्रैटेजी? अभी तक बात कुछ खुलकर सामने आई नहीं है। तनवीर सादिक साहब खाली कहते हैं कि आला कमांड और हाई कमांड जो है वो तय करेगा वगैरह वगैरह, कुछ बात सामने नहीं आ रही। जैसा अभी बीजेपी में लगातार मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है, अभी सर शर्मा को और अशोक कौल जी को भी दिल्ली बुलाया गया है। एनसी क्या कर रही है? देखिए विशाल साहब, कांग्रेस ने अप्रोच किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को सीट शेयरिंग के प्रोसेस के लिए, तो विद इन डे और 2 ये क्लेरिफाई हो जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितने सीट पे कंटेस्ट करेगी, कांग्रेस को क्या मिलने वाला है, या चौथी सीट पे हम क्या करने वाला है। 8 तारीख की शाम तक इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ क्लेरिफाई हो जाएगा। मतलब एनसी थोड़ा पीछे चल रही है, एनसी शायद ये देख रही है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, उसके बाद हम उसी हिसाब से तय करेंगे। नहीं, बात विशाल साहब स्ट्रेटजी की नहीं, यहाँ नंबर गेम है, आपने क्या करना है यहाँ पे स्ट्रेटजी बना के, आपके पास क्लियर कट नंबर्स हैं। तो मतलब क्या एनसी आर यू कॉन्फिडेंट कि जो भी इंडिपेंडेंट्स है या जो भी सारे हैं वो सब, चूंकि आप इख्तियार में है तो आप ही को साथ मिलेगा उनका? बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त आपको कोई भी ऐसा बीजेपी को छोड़ के कोई भी पार्टी का मेंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो इस वक्त बीजेपी के साथ जाने की गलती करेगा। रजनी साहब, क्या ऐसी स्थिति है? वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं होगा बीजेपी के अलावा जो बीजेपी के साथ जाने की गलती करेगा, ऐसी बात कह रहे हैं वो? ये बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। इनको पता है कि पिछले 11 महीने में एनसी ने क्या किया है। इनका लोगों के सामने चेहरा सामने है। मेरे से पहले जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे उन्होंने बड़ी विस्तार से बात रखी भी है। इस बार सारे चुनाव इनके देखने वाले होंगे, चाहे उपचुनाव की बात करूं जो अगले महीने होने जा रहे हैं, चाहे राज्यसभा चुनाव की बात करूं। ठीक है, ये अपने जगह स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, मगर हमारी अपने पार्टी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, और वो आने वाले दिनों में आप सबके सामने है। रविंद्र शर्मा जी, सवाल एक बड़ा तीखा सा, मतलब आपके ऊपर तंजिया ये बात कही थी अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कि कांग्रेस को तो पता ही नहीं कि उनको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और वो जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। राज्यसभा की बात कर रहे हैं। ये बात ये है, हमारा पहला टारगेट है टू कीप बीजेपी आउट। हमने जब कोलिशन किया था असेंबली इलेक्शन में, हमारी स्ट्रेटजी ने काम किया। अगर हम अलग अलग लड़ते तो संभावना और खतरा ये सब हो सकता था कि बीजेपी कहीं जोड़ तोड़ से प्रयास करती, लेकिन वो नजदीक ही नहीं पहुंचे। इसलिए हमारा पहला टारगेट है कि कोलिशन शुड विन, नॉन बीजेपी कोलिशन शुड विन। पहले तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोलिशन है, और इसलिए ये सेकेंडरी बात है कौन लड़ता है, कितने पर लड़ता है। लेकिन इनको ये चिंता कम होनी चाहिए, इनको ये चिंता होनी चाहिए कि ये कैसे जीत सकते हैं। लेकिन मैंने जो बताया कि 2 सीटें जो है वहां पे एक तरफ 50 से 60 वोटों के बीच में फैसला होगा और दूसरी तरफ 28 है। वहां कैंडिडेट खड़ा करना एक सिंबॉलिक फाइट हो सकती है, लेकिन दूसरी 2 सीटें पे। ठीक है रविंद्र जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल मैं आपसे ही कर रहा हूं, मुझे ये बताइए कि नगरोटा और बडगाम में मुद्दे क्या होंगे? रविंद्र जी, आप ही के पास आ रहा हूं, मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि ये आवाम के बीच जाने की बात है, ये नंबर गेम नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बीजेपी ये ठीक कहते हैं, ये हर बार इलेक्शन मोड में होते हैं, इलेक्शन की तैयारी तो होते हैं, लेकिन गवर्नेंस मोड में कभी नहीं आते। इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ जो 1 साल में धोखा किया है, यहाँ भी चुनाव में आकर के स्टेट रजनी साहब, वक्त कम है इसलिए आप बिल्कुल यू आर ओपन टू रिस्पॉन्ड एनी टाइम। जी हाँ, बोलिए रविंद्र जी, बोलिए। तो इसलिए
मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के साथ जो इनका व्यवहार रहा है, आज लद्दाख में देख लीजिए, उनको बिट्रे किया, और जो लोग इनके साथ थे, जो आज तो बीजेपी के लोगों ने बीजेपी के झंडे लेकर के वहां कहा कि होश में आओ, डिक्टेटर तानाशाही नहीं चलेगी। ये इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है कि बीजेपी यूनिट वहां पे जुलूस निकाल करके उन्होंने कहा कि जांच करवाओ फायरिंग की। वहां उन्होंने कहा डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, और ये बीजेपी बात करती है। और जम्मू कश्मीर के साथ इन्होंने 6 साल में 600 बार वादे किए। सुप्रीम कोर्ट में देश के बताओ चुनाव हुए, 1 साल में आप बिजनेस रूल नहीं बना सके, आप चुनिए सरकार को चलने नहीं दे रहे, और आप क्या चेहरा दिखाएंगे। आज फ्लड की सिचुएशन में आज बिहार को इन्होंने 18,000 करोड़ रुपया दिया क्योंकि चुनाव आ रहा है, और जम्मू कश्मीर में 209 करोड़ जहाँ के सब तबाही हो गए, करोड़ों रुपए का फ्लू, ट्रांसपोर्ट, जम्मू सूबे में घर तबाह हो गए, लैंड धस गई, लैंड स्लाइड में, अभी हाईवे पूरी तरह रेस्टोर नहीं हुए, और एक पैसा नहीं। बीजेपी किस मुंह से जाएगी। आप यहाँ 6,500 करोड़ के बजट में इन्होंने कम दिया, और 10% बढ़ना चाहिए था। तो बीजेपी, मुझे विश्वास है कि ये कोई चेहरा दिखाने का काबिल नहीं। इमरान काजी, क्या ये नैरेटिव विपक्ष का कि उमर अब्दुल्ला की सरकार नाकाम रही है हर फ्रंट पर, क्या ये भारी पड़ जाएगा इस ज़िमनी इंतखाब में एनसी को? देखिए विशाल साहब, भाजपा क्या कहती है, कोई क्या कहते हैं, अल्टीमेट किंग जो होते हैं वो जमहूरियत में वो लोग होते हैं। थोड़ी देर रह गई है, लोग खुद फैसला करेंगे, और अब खुद देखेंगे। इन्हीं मैडम को उस वक्त बुला लेना और यही सवाल इनसे फिर भी एक बार पूछ लेना, जो बड़ा इस वक्त ये कह रहे हैं हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हमारी स्ट्रेटेजी ये है। देखिए लोग इस वक्त भाजपा से बहुत तंग आ चुके हैं। जो हालात, जो सही कहा इस वक्त शर्मा साहब ने, जो हालात देखे आपके लेह लद्दाख में क्या हो चुके हैं। जो कल तक 370 के तोड़ने की बात पे खुश हो रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, आज उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि 370 हमारे लिए प्रोटेक्शन थी जिसको हम कर्ज करते थे। लद्दाख में बाद में उन लोगों के साथ इन्होंने धोखा किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इन्होंने धोखा किया है। 11 महीने में 1 साल होने लगा है सरकार को। जी चलिए, फाइनल कमेंट ले लेते हैं जरा अयाज साहब से। अयाज साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये दो चुनाव जो हैं, यानी ज़िमनी इंतखाब, ये थोड़े अलग नौयत के होंगे, इसमें सीधा पब्लिक के बीच जाना, आवाम के बीच जाना है। कितनी बड़ी चुनौती ये आप देखते हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है या फिर बीजेपी के लिए है नगरोटा सीट पर, या फिर ये कि ऐसा कुछ राजनीतिक यानी पॉलिटिकल वो फॉर्मूला है कि बस एक दोनों ले जाएंगे और खुश, कोई चिंता की बात नहीं? ये दोनों के लिए राज्यसभा और असेंबली के लिए डिफरेंट रहेगा, क्योंकि राज्यसभा में नंबर गेम होगी। मैं असेंबली की बात कर रहा हूँ। हाँ, असेंबली में इस वक्त चैलेंजिंग रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, इसके बावजूद कि उनकी ये सीट रही है। लेकिन इस वक्त जो 1 साल से भी चलता आया इलेक्शन के बाद, तो जो डिलीवरेंस का इशू रहा है और गवर्नेंस के इश्यूज रहे हैं, तो उसको लेकर काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। और अलबत्ता ये भी है कि बीजेपी के लिए भी ये कहेगा कि बीजेपी कश्मीर में वो भी सूरत हाल नहीं है। ऑल्टरनेटिवली शायद कुछ और हो सकता है, मे बी अदर पार्टीज कैन कम टुगेदर। अलबत्ता अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती भी है ये सीट, मान लीजिए, मगर ये कोई आसान जीत नहीं होगी उनके लिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काफी भारी और काफी चैलेंजिंग दिखने को मिल रहा है। चलिए, एक छोटा सा सवाल रविंद्र शर्मा जी, ज़िमनी इंतखाब बाई इलेक्शन में कितना 1-1 का रहेगा मामला, या दोनों सीट जीत सकती है आपकी कोalition, क्या लग रहा है? छोटा सा जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए बडगाम में कोई चांस नहीं किसी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक है, ही वो सीट लड़ेगी क्योंकि वो पहले जीते हैं। नगरोटा पे बात होगी, आपने पिछली बार फ्रेंडली लड़ा था, इस बार अगर इकट्ठे लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये सीट बीजेपी को चेहरा दिखाने का कोई मुद्दा। रजनी साहिबा दोनों सीटों पर बीजेपी की क्या पोजीशन है? 1-1, या फिर दोनों जीतेंगे या फिर दोनों हारेंगे? भी लूज करेंगे। विशाल जी, नगरोटा हम ऑलरेडी जीत चुके थे, जिसमें देहांत हो चुका देवेंद्र राणा जी का। रही बात बडगाम की, उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आने वाले दिनों में पार्टी डिसाइड करेगी आफ्टर राज्यसभा चुनाव के। मुझे लगता है उसी पर फोकस किया जाए। इमरान काजी, छोटा सा जवाब, दोनों सीटें जीतेंगे, दोनों हारेंगे? लोग फैसला करेंगे, आप और हम देखेंगे इंशाल्लाह क्या बनता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर, इस खास मौजू पर अपनी बात रखने का। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया, और आप दर्शकों का बहुत शुक्रिया बने रहिए के साथ। हमें दें इजाजत, नमस्कार।